मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो चलिए हम लोग अपनी स्क्रीन को मैं शेयर करने लगा हूँ। तो बच्चे, आप लोगों की जो असाइनमेंट्स हैं वो तो चल रही हैं, ये तो बात है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक आप लोगों की नहीं एक्टिव हैं, तो काइंडली उसे भी आप लोग एक्टिव कर लें। आप ये देखें, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, तो हम लोग अब देखते हैं। अच्छा, तो हम पूरा चैप्टर तकरीबन ये वाला कर चुके हैं। हम ये तकरीबन पूरा चैप्टर कर चुके हैं, हमारा एक टॉपिक रहता है, तो इंशाल्लाह हम आज अपना आखिरी टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे। सिर्फ ये ज्वाइन जो थी ऑनलाइन क्लास, इसका सिर्फ यही मतलब था कि आप लोग सब इस ऑनलाइन टूल को भी यूज़ करना सीख जाएं। तो ये ना हो कि कल आप लोगों को कभी यूज़ करना पड़े तो आप लोगों को पता ही ना हो। तो मैक्सिमम बच्चे नहीं है, उनकी मर्जी, लेकिन आना चाहिए था। चलो हम लोग शुरू करते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम मैनेजमेंट सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं डाटाबेस का। इसमें डिफरेंट हम चीज़ें देख चुके हैं, इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स देख चुके हैं कि क्या क्या होता है, क्या नहीं होता। कल हमने एडवांटेजेस किए थे, आज डिसएडवांटेजेस करते हैं। सबसे पहला जी, हाई कॉस्ट ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना, ये हाईली कॉस्ट होता है। आप लोगों ने सुना होगा ओरेकल, ओरेकल बार बार लोग बात करते हैं ओरेकल की। तो जो ओरेकल डाटाबेस सिस्टम है ना, ये हाईली जो है ना कॉस्टली है। उसके बाद जो इसका ऑपरेटर है चलाने वाला, वो भी हाईली पेड है। अगर आप उसे पे नहीं देते तो सारा काम खराब हो जाता है, तो जिसकी वजह से सारा इशू है। वो भी हाईली पेड होता है पर्सन, कंप्यूटर जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चलाने वाला है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर है वो भी खुद पेड करना पड़ता है, फ्री विंडो वाला हिसाब नहीं है, आपको पैसों से खरीदना पड़ता है। तो ये भी एक इशू है। ये छोटे छोटे तकरीबन कई इसके अंदर इश्यूज हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो पर्सन होता है, ये तो एक तो बात हुई सबसे पहले हाईली पेड होने की। दूसरी बात हुई फिर किसकी, कि जो सॉफ्टवेयर है वो भी पेड है। ये जो ओरेकल है ये भी जावा का सॉफ्टवेयर है, जावा कंपनी है, जावा जो लैंग्वेज बनाती है उनका है ये। तो आप फ्रीली कॉस्ट इसे यूज नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी, उसके बाद हायर हार्डवेयर कॉस्ट। हायर हार्डवेयर कॉस्ट का मतलब क्या है जी, जो कंप्यूटर यूज करने हैं जिस इस काम के लिए, वो भी हाईली पेड होते हैं, हाईली महंगे होते हैं सारा कुछ ये। तो सिंपल तो होता कोई नहीं इसके अंदर। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जी हार्डवेयर जो हम यूज करें ये सस्ते वाला है, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो जो सबसे पहले डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम खुद एक कॉम्प्लिकेटेड है और एक हैवी सॉफ्टवेयर है। इसको चलाने के लिए हमें हाईली पावर कंप्यूटर चाहिए होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कंप्यूटर के ऊपर जो डिजाइनिंग वाला काम करें, तो वो ऐसे नहीं हो जाता, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पैसे खर्चने पड़ते हैं। तो ये कंप्यूटर महंगे कंप्यूटर होते हैं, तो उस लिहाज इन चीज़ों को करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी अपॉइंटेड टेक्निकल स्टाफ। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम खुद बड़ा महंगा है। दूसरी बात, उसके लिए हमें हार्डवेयर बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। क्या उसके लिए हमें खुद हार्डवेयर बड़ा महंगा चाहिए होता है। तीसरा, जो टेक्निकल पर्सन है वो हमें चाहिए होता है, उसकी गुड सैलरी हमें देनी चाहिए, उसकी हमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। वो खुद एक दो तरह के बंदे चाहिए होते हैं। एक तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर चाहिए होता है जो एप्लीकेशन प्रोग्राम को बनाए। दूसरा हमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होता है। ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। अगर किसी बच्चे को मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो काइंडली वो ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करे, तो उसे आवाज़ आने लग जाएगी। और अपने ऑडियो खुद म्यूट करते रहें, मैं खुद भी कर देता हूँ।
अच्छा, उसके बाद देखते हैं जी, सबसे पहले बात हो गई थी सॉफ्टवेयर महँगा, उसके लिए फिर हमें टेक्निकल पर्सन रखने पड़ते। टेक्निकल पर्सन भी 2 तरह के हैं, ये देखिए आप, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, दूसरा एप्लीकेशन प्रोग्रामर है। तो ये 2 चीज़ें हो गई, तो ये दोनों हाइली पेड होते हैं। प्रोग्रामर जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, तो वो हाइली पेड होता है, वो कम पैसों पे काम करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता? तो वो आप लोगों को खुद पता है कि वो काम इसलिए नहीं करता है कि वो पैसे उसे लेने होते हैं। हर बंदा पैसे के लिए ही तो काम करता है, तो हाइली पेड जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो वो फ्रीली काम नहीं करते। तो अब आता है कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, ये भी सबसे बड़ा इशू है। हर न्यू डे बाय डे एक नया सॉफ्टवेयर आ रहा होता है, उसको चलाने के लिए जिस तरह मशीन आ जाए, कोई टेक्निकल मशीन आ जाए, उस मशीन को यूज करने के लिए हमें कोई ना कोई बंदा हायर करना पड़ता है। तो जब बंदा हायर करना पड़ता है, तो उसे ट्रेनिंग दी होती है, उसने ट्रेनिंग खुद ली होती है, उन्होंने कुछ डिप्लोमा किया होता है 1-2 माह का उस मशीन को चलाने के लिए। तो जितनी भी कंपनी है, जिसमें आप इब्राहिम ले लें, सितारा ले लें, कोई भी मशीन न्यू आती है, वो पाकिस्तान में सबसे पहले बंदा ढूंढते हैं उसके रिलेटेड। अगर वो मिल जाए ठीक है, नहीं तो फिर वो बाहर से गोरे बुलाते हैं, अपने लोगों को उसकी ट्रेनिंग दिलाते हैं, चलो यार इनको ट्रेनिंग दी जाए, ये लोग चीजें सीख जाएं। तो ये इस पे डिपेंड कर रहा होता है सारा कुछ, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग स्टाफ, यानी मतलब कि जो ट्रेनिंग देनी है ना, उसकी हाईली कॉस्ट होती है। एक तो बंदा रखा है, टेक्निकल पर्सन रखा है। बच्चे, मैं आपकी ऑडियो बंद कर रहा हूँ, बार बार ऑडियो कौन ओपन कर रहा है अपनी? असद इरफान, अपनी ऑडियो बात ओपन करो। वीडियो ओपन कर सकते, ऑडियो मत ओपन करो अपनी आप। अगर आप जिस जहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन है वहाँ पे वीडियो का भी आप वीडियो ओपन कर सकते हो अपनी, और आप लोगों की मर्जी है, करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अपनी ऑडियो ना ओपन करें, वो शोर आता है फिर क्लास में। अच्छा, कॉस्ट ऑफ जो स्टाफ ट्रेनिंग का मतलब कि सबसे पहले स्टाफ की बात होगी कि स्टाफ को ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए हाईली पेड होते हैं, पैसे देने पड़ते हैं और ठीक ठाक पैसे देने पड़ते हैं। अब बात आती है जी प्रॉब्लम इन रॉन्ग डेटाबेस एनवायरनमेंट। मिसाल के तौर पर जी आपका जो, हम इसे पढ़ ही लेते हैं, the problem may occur if the wrong type of database environment is selected. A database system may also need change due to a change in the requirement. The change can be costly due to the conversion and testing of the existing system. It may require a lot of work. मिसाल के तौर पर जी आपने रॉन्ग डेटाबेस बना छोड़ी, प्रिंसिपल का रिलेशनशिप टीचर के साथ रखना था, आपने प्रिंसिपल का सिर्फ क्लर्क के साथ रख दिया, टीचर के साथ रखा ही नहीं। अब टीचर आ रहा है जा रहा अपनी मर्जी से सिस्टम से, टीचर छोड़ के चले गया, तो प्रिंसिपल उस बंदे को नहीं निकाल पाता। क्यों नहीं निकाल पाता? क्योंकि उसके पास असेस ही कोई नहीं है। असेस होती तो फिर ही था ना, समझ लगी बात की आपको? तो ये छोटे छोटे कम्प्लेक्सिटीज है, तो ये जिसके जरिए मुझे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि इसमें कुछ इशू बन जाता सम टाइम। मिसाल के तौर पर आप रिलेशनशिप अच्छे से डिफाइन ही ना कर पाओ, तो इशू बन गया, प्रॉब्लम आ गया। तो ये अगर सिस्टम बना हुआ और रॉन्गली बनेगा, तो आप हाईली पेड करना पड़ता है उस सिस्टम का एनालिसिस करने के लिए, उसमें से प्रॉब्लम ढूंढने का। मिसाल के तौर पे गाड़ी आती है, गाड़ी मशीन से बनी होती है, तो आपको याद होगा जब होंडा स्विक आई थी, तो उसके जो प्रॉब्लम था, उसके इंजन में बहुत इशू था, उसको आग लग रही थी बार बार, उसकी बिजली के सर्किट की वजह से। फिर उन्होंने उसे बहुत मुश्किल से आइडेंटिफाई किया और फिर उसे भी रिजोल्व किया। इसी तरह यहाँ पे इशू, बड़े पैसे लगते हैं। मुझे याद पड़ता कि एक गाड़ी थी जो अमेरिका में पता नहीं आई थी, उसके जो नीचे बम्पर होता उसका इशू था, उसकी वजह से गाड़ी उल्ट रही थी, उसकी हाईली स्पीड गाड़ी थी, उसकी वजह से उलट जाती थी वो। तो उन्होंने सारी मार्केट से गाड़ियां उठा ली थी। जी, एक मोबाइल आया था सैमसंग का नोट 3 था, जो पॉकेट में रहते हुए टेढ़ा होता था, साथ उसे आग लग जाती थी। तो सैमसंग वालों ने पूरी दुनिया से उठा लिया, मतलब हाईली पेड था, कॉस्टली काम किया उन्होंने। इसी तरह प्रॉब्लम, अगर सिस्टम बन जाए, तो सिस्टम को खत्म करने के लिए हमें हाईली पेड करना पड़ता है, बहुत ज्यादा कॉस्ट बननी पड़ती है। तो ये एक इशू है इसका। नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी, ये सबसे अच्छा पॉइंट है जी। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ऐसा ना डाटा डिक्शनरी की जरूरत होती है। डाटा डिक्शनरी क्या होती है जी? एक डाटा की डिक्शनरी। मिसाल के तौर पर इसके अंदर डाटा की सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन होती है, पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन होता है कि प्रिंसिपल का जो टेबल है, इसका टीचर के साथ लिंक है, जो टीचर वाला लिंक है इसका कलर के साथ लिंक है, इसका स्टूडेंट के साथ लिंक है, स्टूडेंट वाले का इसके साथ लिंक है, उसका उसके साथ लिंक है। ये डिफरेंट छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो ये असल में ये पॉइंट है, मैंने मतलब कि डाटा डिक्शनरी की इसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरत होती है। डाटा डिक्शनरी के बगैर आप कुछ भी इसके अंदर नहीं कर सकते। तो जो ये है ना कि इसके अंदर ये हर चीज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स, अब डिक्शनरी को मैनेज करना भी खुद एक कम्प्लेक्सिटी है। मैंने
अच्छा, तो ये ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी, पता नहीं किस रीज़न से, तो हम आगे देखते हैं। तो ये देखिए, बच्चे सबसे पहले नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी क्यों ज़रूरी होती है? नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी रीज़न भी है। उसके कुछ रीज़न ये है कि हमें डाटा डिक्शनरी के अंदर ना उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। मिसाल के तौर पर उसके अंदर ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है? तो उसके अंदर ना उसकी इन्फॉर्मेशन इस लिहाज से होती है कि डाटा डिक्शनरी के अंदर डाटा डेफिनिशन होती है, डिस्क्रिप्शन होती है कि इसकी स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा यूज्ड इन द डेटाबेस। जो डेटाबेस के अंदर स्ट्रक्चर और इन्फॉर्मेशन पड़े उसके जरिए सारा कुछ होता है। इट इंश्योर दैट डाटा इज अकॉर्डिंग टू द डाटा डेफिनेशन रूल्स। अच्छा, ये जो होता है ना इसके अंदर वो उसे कंस्ट्रेंट कर रहा होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है ना वो अकॉर्डिंगली उसके रिलेटेड हो डाटा के, जो डाटा डिक्शनरी है ना। अब डिक्शनरी की मैं अच्छा, अब इसके अंदर होता ये है कि जो डाटा डिक्शनरी होती है ना उसके अंदर डेफिनेशंस पड़े हैं, उसके अंदर सारे रूल्स पड़े होते हैं, सारी रेगुलेशंस पड़ी होती है जिस बुनियाद के ऊपर काम हो रहा होता है। आप मेरी पॉइंट को समझे। डाटा डिक्शनरी मैंने उसमें दिखाया तो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है कि टेबल का नाम क्या था, टेबल के अंदर कौन कौन सी चीजें थी, कौन कौन सी फील्ड थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन डाटा डिक्शनरी के अंदर होती है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। फिर एक टेबल का दूसरा टेबल का क्या लिंक है, दूसरे का तीसरे का, तीसरे का चौथे का, पांचवें का पहले के साथ, पांचवें का दूसरे का, ये रिलेशनशिप सारा डाटा डिक्शनरी के अंदर जरूर होता है और इसके अंदर होता है। और ये एक ड्रॉबैक भी है, ये डिसएडवांटेजेस भी है कि इसके अलावा आप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को चला ही नहीं सकते और इसे मैनेज करना खुद बड़ा मुश्किल है। इसके अंदर आपको लिखना पड़ता है कि आपके जो लेंथ है उसकी कितनी होनी चाहिए, दूसरी लेंथ कितनी होनी चाहिए, तीसरी लेंथ कितनी होनी चाहिए, सारा कुछ इसके अंदर ये टू मच डिफिकल्ट है। तो ये सबसे बड़ा इसका इशू है, तो ये इजीली मैनेज नहीं होता। बच्चे आपका ये चैप्टर तो तकरीबन कंप्लीट होगा। आज मैं आपको इसका टेस्ट भी दे दूंगा पूरे चैप्टर का, जिसके अंदर कोई 10 15 20 एमसीक्यूज होंगे, 10 15 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 2 3 लॉन्ग होंगे। तो आपने पेपर से उसे लिखना है, तो आपने मुझे ये देना है। उम्मीद है आप लोग ये कर लोगे, कोई इशू आपके लिए नहीं होगा। पर से फिर मैं आपको न्यू बुक चैप्टर भी दे दूंगा। तो अच्छा, अब बच्चे बात करते हैं जी हम लोग अपनी। आप लोगों के अभी तक रिजल्ट का क्या बना, क्या चीजें, क्या मामला है? बच्चे अभी तक तो आपके बच्चे अभी तक तो आप लोगों का अभी तक हमें खुद नहीं पता है आप लोगों से होना क्या है, पहली बात। क्योंकि हमें अभी आप लोगों का ये नहीं बताया गया कि इनके मार्क्स किस तरह लगने, के इनके नंबर किस तरह देने। फर्स्ट ईयर का अभी तक कुछ डिफाइन ही उन्होंने किया। हो सकता है मैटर की बुनियाद पे आपको नंबर दे दिए जाए, हो सकता है कि आप लोगों को वो कहें कि सेकंड ईयर में जितने नंबर आएंगे उतने फर्स्ट ईयर में देने। हो सकता है वो ये कह दें कि फर्स्ट सेकंड ईयर को फर्स्ट ईयर का दोनों का पेपर इकट्ठे अगला साल ले लिए जाए, या कुछ ये कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के कुछ मेजर सब्जेक्ट के इकट्ठे पेपर ले लिए जाए। अभी तक ये मॉडल डिफाइन आप लोगों के लिए नहीं किया गया। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए मॉडल डिफाइन हो चुका है कि उनका पेपर नहीं होगा, उनका फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर सेकंड ईयर में नंबर देते हैं और साथ 3% से आता। फर्स्ट ईयर का अभी तक इशू चल रहा है। और ये बच्चे मुझसे कुछ ये भी पूछ रहे थे कि सर हमने अपनी जो एडमिशन फीस थी वो नहीं दी। तो बच्चे अभी तक कोई नोटिस नहीं आया कि उनका क्या करना है। जब तक नोटिस नहीं आता कि जिन्होंने एडमिशन फीस नहीं दी हुई उनका क्या करना है। हुआ तो ये ब्लंडर ही है कि आप लोगों ने फीस जमा नहीं करवाई, ये सब कुछ तो है तो ज्यादती। तो ये इशू है। अच्छा, अब बात आते हैं कि ऑनलाइन क्लासें कब तक चलती रहेंगी। बच्चे अभी तक कोई कंडीशन अच्छी नहीं है, कंडीशन वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है। हालात बाहर के बिल्कुल अच्छे नहीं है। आप लोग ये समझने के हालात अच्छे हो रहे हैं या फिर असल में हम लोगों ने अपनी टेस्टिंग डिक्रीज की हुई है जिसकी बुनियाद पे ये नंबर कम बताई जा रहे हैं टीवी पे। जब अमेरिका की तरह अगर हम लोग भी 1 लाख टेस्ट रोजाना करें तो हमारे भी 20 25 हज़ार रोजाना पेशेंट आए, तो हम टेस्ट ही नहीं कर रहे। तो हालात वर्स्ट हैं, बहुत बुरी कंडीशंस हैं। मैंने अपने आंखों से यहाँ पे लोगों को बीमार देखा है ईद के दिनों में। अब थोड़े से हालात शहरों में अच्छे हुए हैं, तो काइंडली आप लोग गाँव में हैं और डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि अब गाँव की बारी है। मतलब कि पहले शहर अफेक्ट हुए थे, अब विलेजेस अफेक्ट होने हैं। तो काइंडली आप लोग अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें और ये सब कुछ है। अच्छा, अब ये ऑनलाइन क्लासें कब तक चलती हैं? जी ऑनलाइन क्लासें उम्मीद तो ये है कि जो गवर्नमेंट करती जा रही
कर रही है कि जी यकम अगस्त से क्लास स्टार्ट करो, यकम अगस्त से क्लास स्टार्ट करो। उम्मीद है कि इन्होंने अगस्त में आपको कॉलेज बुलवा लेना। देखिए क्या प्लान बनाते हैं कि जी 3 दिन एक क्लास को बुलाएँगे, 3 दिन दूसरी क्लास को। चांस तो यही है कि इन्होंने ऐसा ही करना है कि 3-4 दिन एक को, 3-4 दिन एक को। ये देखिए अब क्या करते हैं, तो ये मामला असल में ये चलाना चाह रहे हैं इस तरह। तो अभी तक तो प्लान कोई नहीं है, ना आपका रिज़ल्ट का कोई प्लान है। ऑनलाइन क्लासों को उन्होंने प्लान दिया है कि फर्स्ट ईयर को सेकंड ईयर में उठा के इनकी क्लासेस ली जाए। तो वो तो चल रही हैं। अब अगली इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है। अगर कोई बच्चा कोई सवाल पूछना चाहे तो अपना माइक अनम्यूट करे और सवाल पूछ ले, या मैं उस बच्चे का अनम्यूट कर देता हूँ, अपना राइज़ हैंड करे तो उसको मैं म्यूट कर देता हूँ उसका माइक। कोई भी बच्चा। हाँ जी, बच्चे किसी ने कोई सवाल पूछना हो, कोई भी अपना माइक अनम्यूट करना चाहे तो अनम्यूट करे और वो फिर बोलना शुरू करे। कोई भी हो। हाँ जी, वलीद। नहीं सर जी, मैं नहीं। क्या हुआ? हाँ जी, बोले भी किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो, नहीं तो हम फिर ये मीटिंग खत्म करें आज की। असल में हम लोग क्लासेस वहाँ पे ही लेंगे। मैं वीडियो ही आपको दूँगा, ये सिर्फ़ मैंने आपको 1 दिन के लिए इस तरह दिया है कि आप लोगों को इस टूल का पता लगे, ये टूल चलाते कैसे हैं। यार असल में आप लोगों को चीज़ें आनी चाहिए, कल अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो आपको इन चीज़ों का पता हो। बच्चे है ही नहीं है, उनकी मर्ज़ी, कोई इश्यू नहीं है। तो बच्चे आप बताएँ, किसी का कोई सवाल नहीं तो हम मीटिंग को ख़त्म करें आज की। एनी क्वेश्चन? ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़। ये किसका मैसेज आया? अहमद मंसूर का। ठीक है बच्चे।